नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में अभी हम सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं। तो सल्तनत काल के अंतर्गत जो पहला वंश था गुलाम वंश, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाकर उसे देखो। तो गुलाम वंश के समाप्ति के बाद भारत में एक नया वंश का उदय होता है जिसे खिलजी वंश कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरे हम कहानी की तरह पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो यकीन मानो आपको दोबारा इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक को, और ना ही रटना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे और आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा था वह 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा था। यानी सल्तनत काल के अंतर्गत 1290 से 1230 ईस्वी यानी 30 वर्ष तक भारत पर शासन करने वाले वंश को खिलजी वंश कहते हैं। तो सल्तनत काल के अंतर्गत 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष तक भारत पर शासन करने वाले वंश को ही खिलजी वंश कहते हैं। अब देखिए, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। जब गुलाम वंश का समाप्त हो जाता है उसके बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना होती है, यानी खिलजी वंश का शुरुआत होता है। ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल के वंश में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सल्तनत काल में जितने भी वंश ने शासन किया उसमें खिलजी वंश जो है वह सबसे कम समय तक शासन किया था, यानी सिर्फ 30 वर्ष तक ही शासन किया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो इसका राइट उत्तर होगा यानी आंसर होगा खिलजी वंश। ठीक है। अब देखिए, खिलजी वंश के शासक, ये जो खिलजी वंश था इसमें कितने शासक हुए, तो सभी शासक का हम नाम देख लेते हैं पहले, फिर जो जो इम्पोर्टेंट शासक हुए जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, जो इस वंश का संस्थापक था। इसका जो शासनकाल है वो 1290 से 1296 ईस्वी के बीच में था। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर, जिसका शासनकाल जो है 1316 में स्टार्ट हुआ और यह सिर्फ और सिर्फ 35 दिनों तक ही शासक रहा था। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नासिर उद्दीन खुसरो खां, जो कि 1320 ईस्वी तक शासन किया, यानी ये भी कुछ समय तक ही शासन किया। अब चलिए हम एक एक करके जो प्रमुख शासक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कौन था, तो यही था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। अब चलिए हम कहानी की तरह पढ़ते हैं। तो देखिए, खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिर शासक क्यूमर्स की हत्या करके की। तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 13 जून 1290 ईस्वी को। किसने किया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और यह गुलाम वंश की जो आखिर शासक था यानी अंतिम शासक था क्यूमर्स, इसकी हत्या करके जो है वह खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के शासनकाल में उनका सेनापति था। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो कौन था, तो जब गुलाम वंश का शासन चल रहा था उस समय यह उसका सेनापति हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद
13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली के पास किलखरी महल में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में दिल्ली के पास किलखरी महल है, ठीक है, उसमें स्वयं को इसने सुल्तान घोषित कर लिया। इसने किलखरी को राजधानी बनाया और वहीं पे ये जो अपना राज्याभिषेक करवाया और उसी जगह को इसने जो है वह राजधानी बना दिया। किसको राजधानी बनाया? तो किलखरी को, ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सल्तनत काल का पहला सबसे अधिक उम्र का सुल्तान बना। यह सल्तनत काल में अगर आप देखोगे तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वह सबसे अधिक उम्र का शासक बना था, यानी सुल्तान बना था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपराधियों को सज़ा के बदले उपदेश देता था। यह एक ऐसा शासक था कि यह अपराधियों को सज़ा के बदले उसको उपदेश दिया करता था। हो सकता है कि ये ज़्यादा उम्र का था इस वजह से, ठीक है। यह क्या करता था? तो अपराधियों को सज़ा देने के बदले उपदेश दिया करता था। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदू जनता के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया। यह एक ऐसा शासक था जो हिंदू जनता के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अच्छे व्यवहार के कारण केकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी था, जब यह गुलाम वंश का सेनापति हुआ करता था, उस समय गुलाम वंश का एक शासक था केकुबाद। इसने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, राज्य अभिषेक के 1 वर्ष बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली में प्रवेश किया था। यह इससे पहले जो है वह किलखरी में रहता था, ठीक है, उसी को राजधानी बनाया था। 1 वर्ष बाद यह जो है दिल्ली में प्रवेश किया था। इसका कुछ इतिहासकारों ने रीज़न बताया, क्योंकि उस समय जो है यह जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक क्योमर्स की हत्या करके जो है शासक बना था। तो कुछ जो है वहाँ पे विद्रोह वगैरह होने लगा था, इस कारण यह 1 वर्ष बाद जो है वह दिल्ली में प्रवेश किया था। इसके बाद बलबन की रक्त और लोह की नीति त्याग कर इसने उदार नीति अपनाई और मध्यकाल का पहला शासक बना जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाया था। तो बलबन के द्वारा जो रक्त और लोह की नीति अपनाया गया था उसको इसने क्या किया? तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद इसने उदार की नीति अपनाया और मध्यकाल का यह पहला ऐसा शासक बना जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय करामानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है करामानिकपुर के जो सूबेदार था मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में भी जो है वह मंगोलों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहला आक्रमण जो है वह उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद दूसरा आक्रमण चंगेज खां के नाती उगुल खां के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, उगुल खां से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, उगुल खां को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया, लेकिन मंगोल वापस नहीं गया। ये भारत में रहकर इस्लाम धर्म अपना लिया, यही नवीन मुसलमान कहलाए। तो क्या हुआ कि उगुल खां और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो है संघर्ष हुआ, जिसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उगुल खां को परास्त कर दिया। इसके बाद ये लोग जो है वो मंगोल वापस नहीं गया और भारत में रहकर ही इस्लाम धर्म को अपना लिया, और यही जो इस्लाम धर्म अपनाया यही नवीन मुसलमान कहलाए, ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में
अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है और वहाँ से काफ़ी सारा धन प्राप्त करता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है और देवगिरी का उस समय शासक था रामचंद्र देव। उस पर आक्रमण करता है, उसे परास्त करता है और वहाँ से काफ़ी सारा जो है वह धन प्राप्त करता है। ठीक है। इसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, ठीक है, और इसका दामाद भी था। किसका? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है वो भतीजा और दामाद कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने चाचा और ससुर जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, छल से। और करा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है, इस जगह पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद जो खिलजी वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या कर दी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ही बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था, साथ ही दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और खिलजी वंश का अगला यानी दूसरा शासक बनता है। साथ ही दिल्ली सल्तनत की यह एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को बलवन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के द्वारा जो बनाया गया था लाल महल या लाल किला, उसमें अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली या गुरसप। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। मैंने पहले ही बताया आपको कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। बचपन में ही अलाउद्दीन खिलजी की पिता की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका पालन पोषण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो बचपन में ही जब अलाउद्दीन खिलजी छोटा था तो उस समय ही इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो लालन पालन पोषण जो है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही किया था। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, ना ही खलीफाओं से सुल्तान की पद ग्रहण किया। उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वह इस्लाम के जो सिद्धांत था उसके अनुसार शासन नहीं करता है, ना ही उस समय परंपरा था कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि लिया जाता था। तो इसने ना ही किसी भी खलीफा से सुल्तान की पद ग्रहण की। इसने निरंकुश शासन को अपनाया और उसी की स्थापना की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह, जब ये शासक बनता है तो इसके बाद विद्रोह होता है, क्योंकि ये जो है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके, वो भी छल से हत्या करके जो है शासक बना था। तो विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, प्रजा में। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुआ, लेकिन 4 विद्रोह जो है वह प्रमुख थे। तो ये 4 विद्रोह को हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। इनके शासनकाल में तो अनेक विद्रोह हुआ था, लेकिन 4 विद्रोह जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। वैसे तो
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुआ, लेकिन 4 विद्रोह जो है वह प्रमुख था। सबसे पहला नव मुसलमानों का विद्रोह। तो जो मंगोल आक्रमण किया था और जो जो भारत में बस गए तो जो नवीन मुसलमान कहलाए थे उनका विद्रोह हुआ था। इसके बाद अकत खां का विद्रोह हुआ। इसके बाद मूंग खां का विद्रोह हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 4 नंबर हाजी मौला का विद्रोह हुआ। तो ये 4 विद्रोह होता है इसके शासन बनने के बाद। तो इसने शासन के बल पर तो इन विद्रोहों को दबा दिया, परंतु आगे विद्रोह ना हो इसके लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किया। जो ये 4 विद्रोह या इसके अलावा भी जो विद्रोह हुआ था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के बल पे उसको दबा देता है, परंतु आगे ऐसा विद्रोह ना हो इसके लिए इसने जो है 4 अध्यादेश जारी किया। पहला, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना। इसको लग रहा था जो धनी व्यक्ति है उनके पास जो संपत्ति है उसके कारण विद्रोह होता है, तो इसने क्या किया, धनी जो व्यक्ति था उनके पास जो संपत्ति था ज़मीन वगैरह उसे क्या कर लिया, इसने छीन लिया। तो अमीरों और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, उपहार या पेंशन में दी गई भूमि वापस ले लिया। इसके बाद दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये यह जानना चाहता है कि प्रजा में क्या चल रहा है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए, इसलिए इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया कि वो गुप्तचर पूरी प्रजा में घूमेगा और प्रजा में कहाँ क्या चल रहा है उसकी हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कोई विद्रोह करने वाला है, कौन क्या सोचता है उसके बारे में। तो इसने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके बाद इसका जो तीसरा अध्यादेश था वह मद्य निषेध को लागू करना। इसने जो है मद्य निषेध को लागू किया, क्योंकि इसे लगता था कि लोग शराब पी के, भांग पी के इस तरह के बातें करते हैं और इससे जो है वह प्रजा में विद्रोह होता है। तो इसने मद्य निषेध को लागू किया, ठीक है, जिसमें शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद चौथा अध्यादेश था इसका, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों का प्रतिबंध लगा दिया। इसका मानना था कि ये अमीर जो है, ये सेठ जो है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, इनका एक दूसरे में जो है वैवाहिक संबंध होता है, तो यह भी कारण है कि आपस में मिल कर के विद्रोह करवाते हैं। तो इसने अमीरों एवं सरदारों के दावतों और अमीरों के साथ विवाह पर रोक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति काफ़ी कठोर नीति अपनाया। उसने हिंदुओं से ज़मीन ले लिया और उसे पूरी तरह जो है वह निर्धन बना दिया, ताकि हिंदू कभी भी विद्रोह के लायक ही ना बचे। तो इसने क्या किया था कि हिंदुओं के प्रति काफ़ी कठोर जो है वह नीति अपनाया। इसने सभी हिंदुओं से जो है वह ज़मीन ले लेता है और उसे पूरी तरीके से निर्धन बना देता है, ताकि भविष्य में यह इस लायक ही ना बचे कि हमारे खिलाफ विद्रोह करे, ठीक है। इसके बाद इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कितने बार हुआ था, तो 6 बार, और 1297 से या 1306 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। तो चलिए इन सभी आक्रमणों को हम देखते हैं कि किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। मंगोलों का प्रथम आक्रमण जो है वह 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का कब हुआ था, तो 1297 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में
तांगी के नेतृत्व में हुआ था। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग व तातर्क के नेतृत्व में हुआ था और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कुबाक और इकबाल मंदा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो 6 आक्रमण है वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का हुआ था। ठीक है, तो यह आक्रमण आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आक्रमण कब हुआ था या अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो डेट आपको याद होना चाहिए और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके शासनकाल में विद्रोह भी हुआ, मंगोलों का आक्रमण भी हुआ और इसे अपना साम्राज्य विस्तार भी करना था। तो इसके लिए इसे एक समृद्ध सैनिक चाहिए। तो ये सब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था यानी देख रहा था, तो इसके अनुसार इसने क्या किया, सैन्य व्यवस्था बनाया। तो ये जो सैन्य व्यवस्था बनाया इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की नींव रखी और साथ में सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो पहले अस्थाई सेना का गठन नहीं था तो इसने क्या किया, अस्थाई सेना का गठन किया और साथ में उन्हें ज़मीन देने के बदले उन्हें वेतन देना यानी नगद पैसे देना प्रारंभ करता है। एक तरह से ये अस्थाई सेना बना लेता है, साथ में उसे भूमि के बदले उसे जो है वेतन देना प्रारंभ करता है, नगद पैसा देना प्रारंभ करता है। तो चलिए अब आगे इसका जो सैन्य व्यवस्था का पूरा प्रारूप है उसको देखते हैं अगले स्लाइड में। इसके बाद दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। तो ये अस्थाई सेना का गठन करता है और दिल्ली के जितने भी शासक हुए उसमें अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। ठीक है, इसके बाद सैनिकों की हुलिया लिखना एवं घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, तो जितने भी इनके पास सैनिक था सबका हुलिया बनाया। ठीक है, यानी ग्राफिक के थ्रू जो है चित्रकारी के थ्रू उनका फेस बनाया गया, हुलिया बनाया गया और साथ में जितने भी घोड़े थे इनके पास उसे दागा गया ताकि पता चल सके कि यह हमारा सैनिक है और यह हमारा घोड़ा है। तो ये जो है ये प्रथा शुरुआत किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सैनिकों की हुलिया बनाने की प्रथा या घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे। पहला अल्प खां, दूसरा उगुल खां, तीसरा नुसरत खां और चौथा जफर खां। ये जो 4 है ये 4 अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति था। ठीक है, कौन कौन, अल्प खां, उगुल खां, नुसरत खां और जफर खां। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसके द्वारा कर व्यवस्था लाया गया क्योंकि इसने अस्थाई सेना का गठन किया, इसको राज्य विस्तार भी करना था और साथ में मंगोलों का आक्रमण होता था। तो इसे पैसे की उस समय काफ़ी ज़रूरत थी, यानी युद्ध लड़ना, अस्थाई सैनिक को वेतन देना, इन सभी चीज़ों के लिए इन्हें पैसे की जो है काफ़ी ज़रूरत थी। तो इसने क्या किया, कर का जो व्यवस्था है उसे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये अपने तरीके से एक कर व्यवस्था बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू स्वराज्य को बढ़ाकर उपज का 50% यानी 1/2 कर दिया। पहले ये कर कितना था, तो 1/3 था यानी 33.3%। इसको बढ़ा करके 50% कर देता है, यानी जो भू राजस्व है, जो उपज होता था उसका 50% ये ले लेता था। ठीक है, इसके बाद इसने लूटे हुए धन जिसे खमस कहा जाता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। ठीक है, तो जो लूटे हुए धन वगैरह होता था उसमें सुल्तान का जो पहले हिस्सेदारी था 25%, उसको बढ़ा करके 75% कर दिया यानी 75%। इसके बाद इसने 2 नवीन कर भी लाया। ठीक है, पहला चराई कर और दूसरा गढ़ी कर।
चराई कर क्या होता था, जो दुधारू पशु है उस पे लगाया गया, यानी जो दूध वगैरह देता था पशु उस पे इसने कर लगाया, जिस कर का नाम दिया चराई कर। और दूसरा गढ़ी कर, यानी घरों एवं झोपड़ियों पर भी इसने कर लगा दिया। ठीक है। और यह इतिहासकारों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जो जमीन की नपाई करके भी कर लिया था, यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसने जमीन को नपवाया था और उस हिसाब से भी इसने कर को वसूला था। इसके बाद उसने कर वसूलने के लिए एक पद नियुक्त किया, मुस्तखराज। तो इसने कर वसूलने के लिए एक पद नियुक्त करता है जिसे क्या कहते हैं, तो मुस्तखराज। इसके लिए विभाग बनाया गया जिसे दीवान ए मुस्तखराज कहा जाता था। तो ये विभाग था और जो कर उछलता था उसे मुस्तखराज कहा जाता था। और मुस्तखराज जो है वह दीवान ए मुस्तखराज के अंतर्गत आता था, क्योंकि यह एक विभाग था और जो कर उछलता था उसे मुस्तखराज कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि धारण की, सिकंदर ए सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। ये अपने आप को सिकंदर समझता था। ठीक है। तो इसने अपने आप को ये उपाधि धारण किया, सिकंदर ए सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। ठीक है। इसको ये लगता था कि मैं पूरे जैसे सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, तो ये भी सोच रहा था कि मैं जो है वह सारा कुछ जीत लूँगा। तो उसी तरह की ये अपने आप को, ये खुद को सिकंदर समझता था। तो इसने खुद से ही सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया था। इसके बाद इसने बाजार व्यवस्था बनाया। इसने अपने शासन को पूरी तरीके से जो है वो सेट कर लिया था। ये कर व्यवस्था लाता है, बाजार व्यवस्था बनाता है, विद्रोह ना हो उसके लिए अध्यादेश जारी करता है, अस्थायी सैनिकों का गठन करता है। तो ये बहुत सारा चीज़ जो है वह चेंज करके एक अस्थाई रूप में जो है अपने राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद ये जो है वह बाजार व्यवस्था बनाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों को नियंत्रण में रखा ताकि सैनिकों को कम दामों में चीज़ें उपलब्ध हो सके और वे वेतन बढ़ाने की मांग ना करे। इसने जो बाजार व्यवस्था बनाया उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये चीज़ों है, जो सामान की दाम है उसको नियंत्रण रखा जाए ताकि सैनिक जो है वो आगे चल के वेतन बढ़ाने का मांग ना करे। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो इसने व्यापारियों में जो नाप तोल की बेईमानी होती थी इसको इसने रोका और इसने आदेश दिया कि जो अगर कम वेट करता है, ठीक है, या बेईमानी करता है उसके शरीर से उतना, जितना अगर वो कम तोलता है उतना मांस काट लेने का इसने आदेश दिया था। और इसने अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। उसने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार बनाए। जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए अलग अलग जो है बाज़ार बनाता है। सबसे पहले खादानों का बाज़ार, इसमें खाने की चीज़ें जैसे सब्जी आदि मिलती थी, जो रोज़मर्रा का चीज़ है, ठीक है, सब्जी वगैरह, इसके लिए इसने खादानों का एक बाज़ार लगाया जिसमें सब्जी वगैरह मिलता था। ठीक है। इसके बाद इसने निर्मित वस्तु बाज़ार, दूसरा बाज़ार ये क्या बनाता है, तो निर्मित वस्तु बाज़ार, जिसमें निर्मित वस्तुएं जैसे बड़े बर्तन आदि इसमें मिला करता था। इसके बाद दैनिक वस्तु बाज़ार, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें मिला करता था, जैसे चावल वगैरह इसमें मिला करता था। जो रोज़मर्रा के हमारे ज़िंदगी के लिए उपयोग की चीज़ है वह दैनिक वस्तु बाज़ार में मिला करता था। इसके बाद पशु गुलाम बाज़ार, यह बाज़ार पशुओं और दासों के लिए बनाया गया था। इसमें पशुओं की व्यापार होता था और जो दास वगैरह है उनको खरीद बिक्री किया जाता था। इसने बाज़ार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद, ये जो बाज़ार प्रणाली व्यवस्था बनाया था इसको नियंत्रण करने के लिए इसने कुछ पदों का गठन किया था। दीवान ए रियासत,
यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, साथ ही बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो ये जो दीवान ए रियासत था, ये क्या करता था, तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, साथ ही बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इसके बाद शाहना ए मंडी जो था वह प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष होता था, उसे शाहना ए मंडी कहा जाता था। इसके बाद मुन्हियान या गुप्तचर, इसने जो है गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर विभाग की भी गठन की थी। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी की कृत तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति या व्यापारिक नीति जो था उसकी व्यापक जानकारी जो है वह हमें जियाउद्दीन वर्नी की कृत जो है उनके द्वारा जो लिखा गया है तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया था, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में अभियान चलाया था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चिन्नौज और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान चलाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में गुजरात, बंगाल, चिन्नौर आदि जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभियान चलाया था। गुजरात अभियान के समय में उसे एक किन्नर मिला था जिसका नाम मलिक काफूर था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनार में ख़रीदा था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे अभियान चलाया था तो वहाँ से उसे एक किन्नर मिला था जिसका नाम क्या था, तो मालिक काफूर। ठीक है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में ख़रीदा था और इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक काफूर जो है उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी का अभियान को पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी खास तौर से दक्षिण भारत में अपना अभियान चलाता है और अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में सबसे पहले वह गुजरात पर आक्रमण करता है। तो गुजरात विजय जो कि 1299 ईस्वी में यह संघर्ष हुआ था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उगुल खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का शासक कर्ण बेगाल था। कर्ण बेगाल बिना युद्ध किए ही अपने पुत्री देवल देवी के साथ भाग गया और देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है। तो होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उगुल खां और नुसरत खां के थ्रू एक अभियान चलवाता है गुजरात पे। इस समय यहाँ का जो शासक था यानी गुजरात का शासक था वह कर्ण बेगाल था। कर्ण बेगाल जो है वह बिना युद्ध किए ही अपने राज्य को छोड़कर अपने पुत्री के साथ जो है भाग जाता है और वह देवगिरी के जो शासक है राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है। इसके बाद अगला अभियान रणथंभौर पर किया जाता जो कि 1300 से 1301 ईस्वी के बीच हुआ था। तो सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उगुल खां और नुसरत खां को रणथंभौर की विजय के लिए भेजा। इस समय यहाँ का शासक हामिद देव था। हामिद देव ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए और नुसरत खां को मौत की घाट उतार दिया। तो होता क्या है कि यह जो उगुल खां और नुसरत खां वह आक्रमण करता है रणथंभौर पे। ठीक है। उस समय यहाँ का शासक था हामिद देव। हामिद देव ने जो है वह दुश्मनों की जो है वह छक्के छुड़ा देता है और नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसे मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद होता क्या है कि मंत्रियों के विश्वासघात के कारण
हामिर देव युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। इनके जो 2 मंत्री था, ठीक है, वह इनके साथ विश्वासघात कर देता है। इसी वजह से यह युद्ध में पराजित होता है और वीर गति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला आक्रमण चित्तौड़ पर होता है, चित्तौड़ विजय, जो कि 1303 ईस्वी में। सन 1330 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य रानी पद्मावती थी। इस समय यहाँ का शासक रतन सिंह था। रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। तो सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वह पद्मावती थी, जो कि काफ़ी माना जाता है कि वो काफ़ी सुंदरी थी। इस समय यहाँ का शासक जो था वह रतन सिंह था। रतन सिंह जो है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, किंतु रानी पद्मावती और चित्तौड़ की जो अन्य महिलाएं थी वह सभी जो है वह जौहर कर लेती है। ठीक है। इसके बाद अगला आक्रमण जो है वो मालवा पर होता है। तो मालवा विजय 1305 ईस्वी में। तो इसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार एन उल मुल्क को मालवा पर चढ़ाई के लिए भेजा। मालवा नरेश महालक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। तो क्या होता है, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार जो था एन उल मुल्क को जो है मालवा पर चढ़ाई करने के लिए भेजता है। उस समय जो है मालवा का जो शासक था यानी नरेश था वो था महालक देव, जो कि पराजित होता है और मालवा को जो है वह सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद अगला आक्रमण देवगिरी का अभियान होता है, जो कि 1307 ईस्वी में। तो इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो 1307 ईस्वी में मलिक कफूर, जो कि एक हिजरा था, ठीक है, तो मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीनों तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ करा दिया। इसके बाद क्या होता है, जब वो अपने पुत्री का विवाह करवा देता है, इसके बाद सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राया की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो सुल्तान ने जो है उसे रामचंद्र देव को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता है, साथ ही उससे प्रसन्न होकर उसे राया की उपाधि प्रदान करता है। इस तरह उसने दक्षिण भारत पर कई सारा अभियान भेजा, जैसे तेलंगाना अभियान, जो कि 1309 से 1310 ईस्वी के बीच रहा। इसके बाद होयसल राज्य पर आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में किया। इसके बाद पांड्य राज्य पर आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया प्रमुख निर्माण। इनके द्वारा कुछ निर्माण करवाए गए थे, जैसे अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के बगल में आप देखोगे। इसके बाद सीरी का किला, ये भी दिल्ली में स्थित है। हजार खंभा महल, ये भी दिल्ली में स्थित है। तो इन सभी चीज़ों का जो है वह निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की रहस्यमय मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो देखिए, अपने शासन के आखिर 4-5 वर्ष में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान जो है मलिक कफूर के हाथों में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। तो आखिर के 4-5 साल में अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो सोचने समझने की जो है शक्ति कमज़ोर हो गई थी। इस समय जो है वह मलिक कफूर जो था उनके हाथों में ही शासन प्रणाली थी, वही चीज़ों को देखती थी। और ये भी कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि मलिक कफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके 2 बेटे को अंधा करवा दिया तथा खिलजी के 3 वर्ष के पुत्र साहिबउद्दीन को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन करने लगा। तो यह इस तथ्य को और प्रमाण कर देता है कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या जो है मलिक कफूर ने ही करवाया था, क्योंकि
इसकी पुष्टि यहाँ पे हो जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद इसका जो 2 पुत्र था उन दोनों पुत्रों की जो है वह अंधा करवा देता है। कौन अंधा करवा देता है? तो मलिक कफूर। साथ में उसकी जो सबसे छोटा बेटा था जिसका उम्र मात्र 3 वर्ष था, उसका नाम था साहिबुद्दीन, उसको गद्दी पर बैठा करके खुद शासन करने लगती है। इसके बाद लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या कर दी और शहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। तो होता क्या है कि लगभग 35 दिन जो इसके सबसे छोटे बेटा था जिसका नाम था साहिबुद्दीन, वह 35 दिनों तक शासन करता है। इसके बाद क्या होता है कि एक जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, यह क्या करता है तो मलिक कफूर की हत्या कर देता है और साथ में साहिबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या करके खुद को शासक बन जाता है। ठीक है, तो खिलजी वंश का अगला शासक जो है वह मुबारक शाह खिलजी बनता है जिसका शासनकाल जो है 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तो इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। तो मुबारक शाह खिलजी जो था उसने खलीफा की जो पद है, जो खलीफा के द्वारा पद मिलता था, उसको नहीं माना और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। तो इसका जो मानसिक संतुलन था यानी दिमागी संतुलन वो सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, साथ में यह कभी कभी निर्वस्त्र यानी नंगे ही आ जाता था। इसके बाद खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में मुबारक खां खिलजी की हत्या करवा कर गद्दी पर बैठ गया। ये मुबारक खां या मुबारक शाह खिलजी की जो है वह हत्या कर देता है और खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद अगला शासक जो है वह नासिरुद्दीन खुसवर शाह बनता है। तो देखिए नासिरुद्दीन खुसवर शाह जो है वह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल यानी 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन शासक रहा। ठीक है, इसकी हत्या जो है वह गाजी मलिक ने करवाया। इस तरह खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश की अब शुरुआत होता है। आज की इस वीडियो में हमने पूरे खिलजी वंश को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।